Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीरीज की और लास्ट क्लास में मैंने आपको कमेटीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या उन टॉपिक से हमने कैसे क्वेश्चन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो संगठन से संबंधित है। और संगठन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम क्लास में बात कर रहे थे उन चीज़ों की, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि संगठन से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। अब उसमें से जो मेन क्वेश्चन है या कुछ 10-15 क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन है उसमें आप जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्य आपके संगठन देखने को मिल रहे हैं, आप उन संगठनों के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो ज़रूर याद रखें। उद्देश्य क्या है, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, कितने उसमें मेंबर हैं और किस तरीके से वो काम करता है, रेगुलेशनरी क्या है, और सदस्य जो हैं वो कितने हैं, इतनी चीज़ें आप एटलीस्ट संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर याद रखें। तो आइए बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं या उनके आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका लोकेशन या हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। डब्ल्यूएचओ अभी कोविड के कारण से काफ़ी फेमस है, ठीक है, और उसके पहले भी लगातार स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी गाइडलाइन और चीज़ें जो है वो बताता रहता है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए इससे बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, बोल रहा है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता है कि वो कहाँ है, वो जेनेवा में है। तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ जो है वो कहाँ पर हेडक्वार्टर है, उसका जेनेवा में। दूसरा बोल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, ठीक। आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि आईएमएफ की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी या उसकी नींव जो है वो कहाँ पर रखी गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डिस्ट्रॉय हुए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक प्रयास चल रहा था और ये बोला गया अलग अलग देशों के द्वारा कि यार एक सम्मेलन करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की नींव रखते हैं। और वो दो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आपका आईएमएफ है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेटन वुड्स ट्विंस का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेटन वुड्स ट्विंस का। एक तो आपको पता चल गया कि सर आईएमएफ है और दूसरा जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो याद रखिएगा कि जो ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं, इनकी स्थापना की भूमिका कहाँ पर रखी गई थी, ये रखी गई थी ब्रेटन वुड्स में, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है, ब्रेटन वुड्स यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान के ब्रेटन वुड्स जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा स्थान आपको। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछता है तो आप ये याद रखेंगे कि यहाँ दोनों ही इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर दिखेगा आपको, वॉशिंगटन डीसी में। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटीज भी दिखेंगी और दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ अंतर भी दिखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बोलता है कि नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में, ठीक। ब्रसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर देखा जाता है, ब्रसेल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। अब ये है क्या, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि यार वर्ल्ड में जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, वर्ल्ड में जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को हम क्या करते हैं, एक संगठन बनाए हुए हैं जिसको ओपेक बोलते हैं। अब अगर कोई भी देश पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है और बेसिक चीज़ों को इसके फुलफिल करता है तो उसके लिए इसकी सदस्यता जो है वो ओपन है। बस आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है जो क्या करता है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर ओपेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या कितनी है,
या ओपेक प्लस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जरूर याद रखिएगा, राइट। हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, या ओपेक जो है वो क्या करता है, किस ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ओपेक के ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें याद रखिए। एक, ओपेक क्या कर रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ या इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया, तो इन्वेस्टर जो है वो चाहेगा कि प्रॉफिट हो, और उसको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा उसको जब पेट्रोल के रेट जो है वो मेंटेन रहेंगे, है ना। जब पेट्रोलियम के रेट जो है वो मेंटेन रहे, तो ओपेक ये ध्यान में रखता है कि पेट्रोलियम के रेट बहुत ज्यादा ना गिरने पाए, जिससे क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा गिर जाएंगे तो इन्वेस्टर जो है उनको भी लॉस हो जाएगा। तो इन्वेस्टर के हितों की भी रक्षा करता है। कैसे करता है तो वो भी समझ लीजिए, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जितनी भी आपको मिलेंगी, उनका जो संगठन ओपेक है वो ये बोलता है कि देखो इस लिमिट से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं करना, क्योंकि आप प्रोडक्शन को रेगुलेट करके और प्राइस को रेगुलेट कर सकते हो, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, राइट। तो इस तरीके से ओपेक जो है वो काम करता है। इस क्वेश्चन के आधार पर अगर पूछ रहा है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप याद रखना है आपको वियना में है, राइट, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। चर्चा की है हमने, आप क्लास देखेंगे आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कहाँ पर, जकार्ता, राइट। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। FATF एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं और आपने अगर न्यूज़ वगैरह में आप सुनते हैं तो आपको ये कभी कभी सुनने में मिलता होगा कि ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, जिसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में टाइम टू टाइम डालता रहता है, राइट। अब इस FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एंटी टेररिज्म की कंडीशन या टेररिज्म को किस तरीके से कम किया जाए, वहां पर FATF जो है वो लगातार प्रयास करता रहता है। तो FATF का हेडक्वार्टर कहां पर दिखेगा, वो दिखेगा पेरिस में। अब FATF के बारे में एक चीज और मैंने आपको बताया कहां पर, जब हम बात कर रहे थे किसके, हम बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, हम बात कर रहे थे किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और वहां पर मैंने आपको बताया था FDI होता है, और वहां मैंने आपको बताया था FPI होता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, और यहाँ पर फिर हमने चर्चा की थी कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक FII और दूसरा फिर मैंने आपको बताया था QFI। QFI का मतलब होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो क्वालिफाइड होने के लिए मैंने ये बोला था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंट्री जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FATF की सदस्य है, वो अगर दूसरे सदस्य देश में निवेश करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड माना जाएगा। तो वैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या माना जाएगा, वो क्वालिफाइड माना जाएगा। तो FATF के बारे में एक चीज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में QFI जो है उसको भी जरूर याद रखेंगे। ये भी हमने चीजें डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO। अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके सक्सेसर के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये गेट के सक्सेसर के रूप में, है ना। और कब, 1995 में क्या बना, WTO। तो ये जो था ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था, ये सिर्फ एक समझौता था, और ये जो था ये ऑर्गेनाइजेशन था। इन चीज़ों के बारे में जब आप क्लास देखोगे, इन चीज़ों के बारे में जब आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि गेट एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये बोला गया जानबूझकर गुड्स के ट्रेड पर बैरियर नहीं लगेगा, और फिर उस एग्रीमेंट के आधार पर रेगुलेशनरी बॉडी की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ से आने के बाद 1995 पे जब पहुंचे, 1948 से, तो जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको WTO बोला गया। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट पे जो ट्रेडिंग चल रही है उसका रेगुलेशनरी बॉडी के तौर पर काम करता है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसकी करंट में कितनी कंट्री जो है वो मेंबर है, तो वो 164 है। और अगर आपसे लेटेस्ट कंट्री पूछता है कि लेटेस्ट कौन कंट्री है जो इसकी सदस्य है, आप बोलिए अफगानिस्तान।
ठीक, तो इसकी जो नवीनतम सदस्य देश है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो करंट में कितने देश सदस्य हैं उसके, तो 68 कंट्री जो हैं वो एडीबी की सदस्य देशों में शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये भूलते हैं कि यार इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं तो यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद है तो उसकी मेंबर कंट्री पता है, पहले ये ब्रिक था, बाद में इसमें एस जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां पर इसका फुल फॉर्म में ही इसका आंसर जो है छुपा है कि कौन सा देश सदस्य नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, पहला है ब्राजील, तो बी से ब्राजील, ठीक है, आर से है रसिया, फिर आता है आई से इंडिया और फिर आता है सी से चाइना। एस से साउथ अफ्रीका है, ना कि एस से साउथ कोरिया है। तो यहां पर क्योंकि पूछ रहा है कि सदस्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो साउथ कोरिया हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आगे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वेयर विल द 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट बी हेल्ड ऑन 9th and 10th सितंबर 2023। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्ष जितने होंगे, शासनाध्यक्ष जो होंगे, उनका शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को 9-10 सितंबर 2023 को कहां पर होगा। आपको पता है कि भारत जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है, और कहां पर होगा, ये न्यू दिल्ली में होगा, राइट। इसमें देखिए इस क्वेश्चन के में ही दो तीन चीजें जो है वो आपको याद हो जाएंगी। पहला, इंडिया में हो रहा है, पहली चीज तो आपको ये पता चल रहा है कि मेजबानी कौन कर रहा है, कौन सा देश, तो इंडिया कर रहा है। अब इंडिया में कहां हो रहा है, तो आप बोलिए कि सर न्यू दिल्ली में हो रहा है। और दूसरी चीज ये पता चल रहा है कि सर कब हो रहा है, 2023 में हो रहा है, सितंबर में होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी क्वेश्चन में दो तीन चीजें जो हैं वो आपको याद हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही बता दिया है मैंने, कि आप जरूर ये देखें कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, लेटेस्ट कंट्री कौन सी है, और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, और वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ में वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर इतनी ही चीजें थी, इतने ही क्वेश्चन थे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।